Welcome back. Forms of business organization, sole proprietorship, चैप्टर 4, व्यवसायिक संगठनों के प्रारूप, एकाकी स्वामित्व की बात हो रही है। जब व्यवसाय की बात करते हैं तो अगर एकाकी स्वामित्व, जिसका एक ही स्वामी हो, ऐसा व्यवसाय, इसका अगर इतिहास देखें तो ये दुनिया के बहुत सारे देशों में बहुत पहले से प्रचलित रहा। जब से मानव सभ्यता का विकास आरंभ होना शुरू हुआ, तब से एकाकी स्वामित्व के व्यवसाय के उदाहरण मिलते हैं। और ये व्यवसाय का एक ऐसा स्वरूप है जहां पर एक अकेला व्यक्ति व्यवसाय का स्वामी होता है। अब एक अकेले व्यक्ति से ये ना समझें कि वो अकेला ही सब क्रियाओं को संपन्न करेगा, क्योंकि व्यवसाय को चलाने के लिए बहुत सारी क्रियाएं करनी होती हैं, बहुत सारे काम करने होते हैं। तो स्वामित्व उस व्यक्ति का होता है, लेकिन वो अपनी मदद के लिए दूसरे लोगों को नियुक्त कर सकता है। यहां एकाकी स्वामित्व, सोल प्रोप्राइटरशिप से यही अभिप्राय ना समझ लिया जाए कि वो अकेला व्यक्ति ही चीजों का उत्पादन करेगा, खरीदेगा, बेचेगा, लाएगा, तो ये संभव नहीं है। तो यहां पर अगर अर्थ के ऊपर जाएं तो व्यावसायिक संगठन का स्वरूप इसके बाहरी अस्तित्व का निर्धारण करता है तथा अन्य पक्ष का इस अस्तित्व को देखकर इसकी पहचान करते हैं। बाहरी अस्तित्व, आउटर एग्जिस्टेंस। जैसे मैं बोल रहा हूं तो आउटर एग्जिस्टेंस है ये, अंदर क्या क्या चल रहा है वो मालूम नहीं है, उसके बारे में आप गैस वर्क भी नहीं लगा सकते। तो ये अर्थ इसका है। और व्यवसायिक संगठन के अर्थ से आप ये समझ गए होंगे कि ये उसके बाहरी अस्तित्व का निर्धारण करता है। और जैसा मैंने कहा कि एक अकेला व्यक्ति कुछ व्यवसाय करने की सोच रहा है, तो वही उसके ऊपर धन लगाने जा रहा है, वही उसके लाभ हानि की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो सारे जो नुकसान हैं, सारे लाभ हैं, वो उसी व्यक्ति को, जो व्यवसाय चला रहा है, उसको उठाने होंगे। हाँ, वो अपने काम को चलाने के लिए अपनी सूटेबिलिटी के हिसाब से अपने लिए आदमी अपॉइंट कर सकता है, उनको सैलरी दे सकता है, और जितनी उसकी हैसियत होगी, उसके पास जितना धन होगा देने के लिए, वो उतने आदमी रख सकता है उस व्यवसाय को चलाने के लिए। तो एक व्यवसायिक संगठन का जो प्रारूप है, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उसके ऊपर एक फ्लो डायग्राम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। तो ये मोटे तौर पे 3 क्षेत्र दिखाए हैं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, व्यवसायिक संगठन के प्रारूप में। पहला है निजी क्षेत्र, प्राइवेट सेक्टर। दूसरा सार्वजनिक क्षेत्र, पब्लिक सेक्टर। तीसरा है मिश्रित क्षेत्र, ये ज्वाइंट सेक्टर है, दोनों का मिश्रण है। अब जब निजी क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो निजी क्षेत्र जो है, आगे इसकी 2 शाखाएं बनती हैं, गैर निगमित और निगमित, नॉन इनकॉर्पोरेटेड और
इनकॉर्पोरेटेड। जानते हैं कि गैर निगमित जो शाखा है उसकी फर्दर आगे 4 और शाखाएं बनती हैं। उन्हीं गैर निगमित शाखाओं में पहला है एकल स्वामित्व, सोल प्रोपराइटरशिप, जहां अकेला स्वामी होता है। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय, ये नेक्स्ट चैप्टर में जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कैसा रहता है। तो ये गैर निगमित नॉन इनकॉर्पोरेटेड सेक्टर की बात हो रही है। तीसरा है साझेदारी पार्टनरशिप, जहां एक से ज्यादा लोग व्यवसाय को चलाते हों, और ये ज्वाइंट वेंचर है, संयुक्त साहस, मिलकर लोग काम करते हैं। ये आया गैर निगमित में। और निजी क्षेत्र में ही जो दूसरी शाखा है वो है निगमित, इनकॉर्पोरेटेड। और इनकॉर्पोरेटेड के भी आगे 2 शाखाएं बनती हैं, संयुक्त पूंजी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, सहकारी उपक्रम कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेस। तो ये खाका रहा प्राइवेट सेक्टर का। तो प्राइवेट सेक्टर को नॉन इनकॉर्पोरेटेड, गैर निगमित और निगमित 2 क्षेत्रों में बांट दिया, और इन दोनों की शाखाओं के बारे में बात हुई। अब बात करते हैं पब्लिक सेक्टर की, सार्वजनिक क्षेत्र की। सार्वजनिक क्षेत्र में भी 2 शाखाएं बनती हैं, गैर निगमित और निगमित। गैर निगमित में आपके लिए विभागीय उपक्रम, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स की बात होती है, ये शामिल होते हैं इसमें। और जो सार्वजनिक क्षेत्र में निगमित क्षेत्र है वहां पर फर्दर 2 इसकी शाखाएं हैं, वैधानिक सार्वजनिक कॉरपोरेशन और सहकारी कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी। तो ये निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र और मिश्रित क्षेत्र, इन दोनों का ही मिला जुला स्वरूप होता है। उसमें आगे ऐसी शाखाओं की बात नहीं होती। तो ये मोटे तौर पर एक फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, व्यावसायिक संगठन के प्रारूप का चिट्ठा बता दिया आपको। अब बात करेंगे एकाकी स्वामित्व या एकल स्वामित्व। जैसा पहले भी हमने बात की कि समाज में व्यवसाय चलाने के लिए जैसे जैसे मानव सभ्यता का आरंभ हुआ, तो जाहिर है कि समाज को चलाने के लिए उसमें विभिन्न व्यवसायों की आवश्यकता पड़ी, और आवश्यकता के अनुसार एक अकेले व्यक्ति ने अपना धन, अपने साधन जुटाते हुए और किसी काम को शुरू किया, वही व्यवसाय होता है फॉर दैट मैटर, और व्यवसाय शुरू कर दिया तो उसमें धन भी वही व्यक्ति लगाएगा, उसमें संपत्ति भी वही व्यक्ति लगाएगा, उसका संचालन भी वही करेगा, लाभ हानि का जो जिम्मेवार है वो भी वो खुद ही रहेगा। और इसमें अगर लाभ हो रहे हैं तो वो उसका विस्तार कर सकता है व्यवसाय का, और अगर बहुत ज्यादा हानि उठानी पड़े तो फिर मुश्किलें भी खड़ी होती हैं। और कई बार ये देखा गया है कि जो एकल स्वामित्व चलाने वाला व्यवसायी होता है उसको अपना सब कुछ दांव पे लगाना पड़ता है, और जब बहुत ज्यादा हानि हो जाए तो उसका घर बार भी बिक जाता है। तो इसलिए एकल स्वामित्व में जो व्यक्ति धन लगाता है वही पूरी तरह से उसके लाभ और हानि के लिए जिम्मेवार होता है। तो आप अब तक समझ चुके होंगे कि एकाकी स्वामित्व क्या होता है, इसका स्वामी कौन होता है, ओनर कौन होता है, मालिक कौन होता है, और उसको लाभ हानि को शेयर करने वाला भी स्वामी ही होता है। हाँ, वो अपने काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए अलग अलग किस्म के व्यक्तियों की सेवाएं, उनको सैलरी देकर, उनको तनख्वाह देकर रख सकता है, लेकिन मोटे तौर पर उसे ही वो सब काम करने होंगे। तो एकाकी स्वामित्व या एकल स्वामित्व के अर्थ के बारे में आपने जान लिया। अब हम डॉक्टर जॉन ए सुबिन के द्वारा जो दी गई
इसकी परिभाषा है, डेफिनेशन, वो कोट करता हूं। एकाकी स्वामित्व वाले व्यवसाय के अंतर्गत एक ही व्यक्ति व्यवसाय का संगठन करता है, ऑर्गेनाइज करता है, वही उसका स्वामी होता है, ओनर होता है, मालिक होता है, और वह अपने स्वयं के नाम से व्यवसाय का संचालन करता है। उसी की मैनेजमेंट होती और वही उसको आगे चलाता है। तो काफी हद तक डॉक्टर जॉन ए सुबिन की परिभाषा से क्लियर हो गया कि एक ही व्यक्ति व्यवसाय को ऑर्गेनाइज करता है, वही उसका मालिक होता है और वह अपने खुद के नाम से व्यवसाय का संचालन करता है। जैसे कोई व्यक्ति काम, अपनी कंपनी है मोहन मैकेन्स, तो मे बी वो मोहन साहब की कंपनी रही होगी, इस तरह से वो अपने नाम से संचालित करेगा उसको। तो आइए जानते हैं कि जो एकाकी स्वामित्व या एकल स्वामित्व या सोल प्रोप्राइटरशिप है, इसके क्या लक्षण है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। एकल स्वामित्व के लक्षणों की बात करेंगे तो हम पॉइंट वाइज इनके बिंदुओं के उठाकर इनकी चर्चा करेंगे। पहला है, जो इसका पहला लक्षण होता है, एकाकी स्वामित्व, इंडिविजुअल ओनरशिप। जैसा कि ओनरशिप इंडिविजुअल है, ये जिस व्यवसायी ने, जिस आदमी ने वो व्यवसाय शुरू किया, ये पूरे तौर पर उसी का अपना व्यवसाय होता है और वो अकेला व्यक्ति ही उसका स्वामी होता है उस व्यवसाय का। मतलब कि वही उस व्यवसाय का संचालन करेगा, वही उसको चलाएगा और जो भी उसमें लाभ हानि, जो भी अच्छा बुरा, वो सब वही देखेगा। यही एकाकी स्वामित्व का अर्थ है। सभी डिसीजन उसने खुद लेने होते हैं। दूसरा, एकाकी प्रबंध, सोल मैनेजमेंट। अब उसमें बहुत सारे आदमी नहीं होते जो प्रबंध को चलाते हैं। वो अकेला व्यक्ति जो है वो अपने दिमाग का प्रयोग करते हुए, बुद्धि का, चातुर्य का प्रयोग करते हुए, अपने कौशल का प्रयोग करते हुए उस व्यवसाय को चलाएगा। तो ये हुई सोल मैनेजमेंट। और जब हम एक ऐसी मैनेजमेंट की बात करते हैं जहां पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो, पूरा एक प्रबंधन की व्यवस्था हो और वो सभी सदस्य आपस में मिल बैठकर बात करते हो, ऐसा यहां नहीं है। इधर सोल मैनेजमेंट है। सोल मीन्स सिंगल, अकेला, और वही जो उस व्यवसाय का मालिक है। तो सोल मैनेजमेंट, वो खुद उसका स्वामी है, वही देखेगा, वही डिसीजन, प्रबंध है, अकेला है तो वो सारे काम देखेगा कि खरीदना क्या है, बेचना क्या है, प्रोडक्शन क्या करनी है, उत्पादन कैसे होगा, एडवर्टाइज कैसे करेगा, वो अपने माल को आगे कैसे पहुंचाएगा लोगों तक, ये सब उसका अपना अकेले का डिसीजन होता है। तीसरी बात, असीमित दायित्व, अनलिमिटेड लायबिलिटी। ये व्यवसाय के संबंध में बिजनेस स्टडीज में लेट मी एक्सप्लेन दिस टर्म, असीमित दायित्व, अनलिमिटेड लायबिलिटी। इसका अर्थ ये होता है कि व्यवसाय में अगर आप लाभ कमा रहे हैं तो बेहतर है। अगर आपको इतनी ज्यादा हानि हो जाती है कि आपका जो सारी प्रॉपर्टी है वो भी अगर दे दी जाए तब भी भरपाई नहीं हो रही है। कहने का अर्थ ये हुआ कि आप व्यवसाय चलाते हैं और आपको इतनी हानि हो गई, यानी आपको लोगों का इतना रुपया देना है कि आपका घर भी बिक के, आपकी
जमीन भी बिक गई, उसके बावजूद भी जो लोगों को देनदारी है आपकी, लोगों को जो देना है आपने, वो पूरा नहीं होता, उस सूरत में उस व्यक्ति को दिवालिया घोषित किया जाता है, कि उसका दिवालिया घोषित किया जाता है। तो मतलब उसको देने को बहुत ज्यादा है और पास में कम है, तो दिवालिया घोषित हो जाता है। तो यही अनलिमिटेड लायबिलिटी है और वो दिवालिया घोषित हो जाता है। तो एकाकी स्वामित्व के सबसे बड़ा जो एक फीचर है वो यही है कि अगर लाभ होगा तब तो बेहतर है, अगर इतनी ज्यादा हानि हो गई तो उसका अकेला रिस्पॉन्सिबल, उसका जिम्मा वो मालिक ही उठाएगा, जिसका वो बिजनेस है, जिसका वो व्यवसाय है, यानी एकाकी स्वामित्व वाला व्यक्ति ही उस जिम्मे को उठाएगा। तो ये असीमित दायित्व मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। चौथा है व्यवसाय के चयन की स्वतंत्रता, फ्रीडम इन सिलेक्शन ऑफ बिजनेस। यहां पर एकल स्वामित्व में जो व्यक्ति उसका स्वामी होता है वो स्वतंत्र होता है, ये निर्णय उसे लेना है कि उसे कौन सा व्यवसाय करना है। उसे कृषि के क्षेत्र में काम करना है, उसे बिस्किट बनाने हैं, बेकरी बनानी है, उसे कोई और काम करना है, इसका निर्णय लेने के लिए वो खुद स्वतंत्र होता है। क्यों स्वतंत्र होता है? क्योंकि धन भी वही लगाएगा, लाभ भी उसके होंगे, हानियां भी उसकी होंगी। तो फ्रीडम इन सिलेक्शन ऑफ बिजनेस उस व्यक्ति के लिए रहेगी। पांचवा, गोपनीयता, सीक्रेसी। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है व्यवसाय में कि एक अकेला व्यक्ति, सोल मैनेजमेंट, उसको ही सारे डिसीजन लेने होते हैं। और अगर मान लो वो चाहता है कि मैं आने वाले समय में अपने व्यवसाय को विस्तृत करूंगा, इसका विस्तार करूंगा, इसकी एक्सपेंशन करूंगा, तो वो बात सिर्फ और सिर्फ उस व्यवसायी के मन तक, उसके दिमाग तक सीमित रहती है। लिहाजा लोगों को उसकी अगली चाल का पता नहीं रहता और वही व्यवसाय में आप क्या चाल चलने वाले हैं, अगर उसकी सीक्रेसी रहती है तो ये उस व्यवसायी के लिए और उसके व्यवसाय के लिए लाभप्रद होता है आने वाले समय में। तो एक अकेला व्यक्ति उस काम को खुद स्वामी, खुद लाभ, खुद हानि उठाएगा, तो उसके लिए सीक्रेसी बहुत फायदे की चीज है। छठा बात इसमें जो छठा पॉइंट है, व्यवसाय का पृथक वैधानिक अस्तित्व नहीं होता। देखिए, जो व्यवसाय है वो एक व्यक्ति चला रहा है और अब यहां पर उसका जो रिस्पॉन्सिबल, उसका जो जिम्मा लेगा वो वही व्यक्ति होगा जो उसका स्वामी होगा। यहां पर ये बात बड़ी गौर से समझने की है कि व्यवसाय उसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा। यानी अगर लाभ है तो भी एकाकी स्वामित्व वाले उस ओनर का हुआ, मालिक का हुआ, और अगर हानि उठानी है तो भी वो उस इंडिविजुअल एक बंदे के द्वारा ही वो हानि उठाई जानी। तो यहां पर वो अकेला आदमी जो व्यवसाय चला रहा है वही उसके लिए उत्तरदायी होगा, ना कि व्यवसाय जो काम वो कर रहा है उसका कोई जिम्मा और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ये उस आदमी की जो उस व्यवसाय को चलाता है उसकी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि वो उस चीज को ओन करे, उस चीज का जिम्मा ले। तो ये मतलब हुआ व्यवसाय का पृथक वैधानिक अस्तित्व नहीं होता। सातवां पॉइंट है अविभाजित जोखिम, अनडिवाइडेड रिस्क है।
यहां पर व्यवसायी जो कमाएगा, लाभ होगा वो भी उसका, हानि होगी वो भी उसका। तीसरा कोई व्यक्ति यहां पर आकर के इंटरफेयर नहीं कर सकता, उसके काम में दखल अंदाजी नहीं करता। और यहां पर ही गेन्स ऑल एंड रिस्क्स ऑल, जो सब कुछ है वो उसका लाभ है। और व्यवसाय अगर फलता फूलता है तो सब लाभ ही लाभ, और अगर डूबता है तो भी उसका। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस स्वामी को उठानी पड़ती है। और आठवां और आखिरी बिंदु, कुछ विशेष व्यवसायों के लिए उपयुक्त होती है। ये जो एकाकी स्वामित्व है, ये कुछ क्षेत्रों में बहुत लाभप्रद स्थिति में आप अपने व्यवसाय को चला सकते हैं। और अकेला स्वामी है तो वो ऐसे क्षेत्रों की तलाश कर सकता है। उदाहरण के लिए वो कृषि के क्षेत्र में हाथ आजमा सकता है, सिलाई के काम में हाथ आजमा सकता है, बेकरी के काम में हाथ आजमा सकता है, या मिठाइयां बनाना, स्वीट्स बनाना, मिष्ठान बनाना, उस क्षेत्र में वो अपना हाथ आजमा सकता है। तो इस तरह से ये 8 बिंदुओं पे हमने चर्चा की जो कि एकाकी स्वामित्व के लक्षण हैं। अब हम बात करेंगे कि एकाकी स्वामित्व के क्या लाभ हैं, व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। तो पॉइंट वाइज इनको भी डिस्कस करते हैं। पहला है शीघ्र निर्णय, क्विक डिसीजन। एक अकेला व्यक्ति स्वामी होता है, उसने जो भी निर्णय लेना है वो किसी से उसके बारे में कंसल्ट नहीं करेगा, किसी की राय नहीं लेगा। उसे खुद ब खुद अपनी मानसिक और बौद्धिक क्षमताओं का प्रयोग करते हुए, अपने चातुर्य का प्रयोग करते हुए अकेले आदमी को डिसीजन लेना होता है। तेजी होती है और वो लाभप्रद होती है व्यवसाय के लिए। जब आपको कोई डिसीजन लेना हो और आप उसका तुरंत और सही डिसीजन लेते हैं सोच समझ करके और अकेले लेते हैं, तो आप किसी की दूसरे आदमी की बातों में आकर के अपने डिसीजन को बदलते भी नहीं है। और ये व्यवसाय के लिए लाभप्रद होता है जब आप शीघ्र निर्णय लेने की स्थिति में हो। दूसरा है गोपनीयता का लाभ। यहां पर जो भी डिसीजन आपको लेना है वो उसकी गोपनीयता रहती है, वो बाहर नहीं जाती बात, क्योंकि आप स्वयं उस व्यवसाय को चलाने की रणनीति बनाते हैं, स्ट्रेटेजी बनाते हैं, तो वो बात आप तक ही सीमित होती है। और जब वो सभी को या आपके जो प्रतिद्वंदी हैं उनको मालूम नहीं रहती, तो उसका लाभ डेफिनेट तौर पर आपके व्यवसाय को मिलता है। तो गोपनीयता का लाभ भी एकाकी स्वामित्व को इसके लाभ प्राप्त होते हैं। तीसरा है प्रत्यक्ष प्रेरणा, डायरेक्ट मोटिवेशंस। अब देखिए, कोई भी व्यक्ति कोई भी काम करता है, मोटिवेशन बिल्कुल वही काम करती है जो आग में घी जब आप डालें तो आग एकदम तेज हो जाती है। तो एकाकी स्वामित्व, अगर आप अच्छा कर रहे हैं और लाभ हो रहा है तो आप में एक मोटिवेशन आती है, अभी प्रेरणा आती है, आप और जोश से काम करेंगे। यही सेल्फ मोटिवेशन है। और आप और जोर लगाएंगे, और जब आप और जोर लगाएंगे तो वो आपका व्यवसाय और फलेगा फूलेगा और आपको ज्यादा लाभ होंगे। यही सेल्फ मोटिवेशन है। और एकल स्वामित्व में सबसे बड़ा फायदा यही है कि आप अच्छा करेंगे, लाभ बढ़ेंगे, आप और ज्यादा प्रेरित होंगे काम करने के लिए। चौथा है व्यक्तिगत नियंत्रण, पर्सनल कंट्रोल। यहां पर चीजों के ऊपर एकाकी स्वामित्व में आपका व्यक्तिगत नियंत्रण रहता है। आपको स्थितियों को अपने हिसाब से चलाना है, ना कि दूसरों के हिसाब से। इसलिए एकाकी स्वामित्व में आपको नियंत्रण में आसानी रहती है, क्योंकि एकाकी स्वामित्व में व्यवसायी को खुद तय करना होता है कि व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या किया जाना है। पांचवा है स्थापना में सुगमता, इजी फॉर्मेशन। अब कैसे है इजी फॉर्मेशन, सुगमता कैसे है स्थापना में? एकाकी स्वामित्व वाले व्यवसाय में
स्वामी सोच समझकर ये डिसीजन लेता है कि उसे कौन सा व्यवसाय करना है, चुनना है, और उसके पास कितना धन उपलब्ध है, और धन वो कहाँ से अरेंज करेगा, और इसमें माल मशीन जो कुछ लगना है वो सारी चीजें तय करके वो डिसाइडेड होता है कि मेरे पास इतना बजट है, और उसके हिसाब से वो अपने व्यवसाय को प्रारंभ कर सकता है। और कितने आदमियों को नियुक्त करना है वो अपना बजट देखकर उस हिसाब से दूसरे व्यक्ति अपॉइंट करके उनकी नियुक्ति करके अपने काम को सुचारू रूप से चला लेगा और व्यवसाय चलना आरंभ हो जाएगा। तो ये हुए 5 लाभ। अब बात करते हैं अंत में कि एकाकी स्वामित्व की क्या सीमाएं हैं और व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। दिस इज द लास्ट टॉपिक, और यहां पर 4 पॉइंट्स डिस्कस करूंगा। पहला है पूंजी के सीमित साधन। एक अकेला व्यक्ति इस व्यवसाय को चलाता है, एकाकी स्वामित्व है ये, तो वही खुद धन लगाएगा, जो भी साधन होंगे उसके पास वो उनका यूटिलाइज करेगा, और हो सकता है कि एक अकेले व्यक्ति के पास उतने ज्यादा साधन, उतने ज्यादा अवसर ना हो, तो इसलिए पूंजी जो है वो जितना वो अगर ज्यादा धन लगा पाता तो वो व्यवसाय ज्यादा चलता। लेकिन यहाँ पूंजी के सीमित साधन, ये बहुत बड़ी एक सीमा है इस सोल प्रोप्राइटरशिप की, एकल स्वामित्व की, कि यहाँ पर आपके पास साधन सीमित होते हैं, इसलिए आप व्यवसाय को एकदम किक स्टार्ट नहीं दे सकते, बड़े पैमाने पर आप उसको शुरू नहीं कर सकते। और देखा गया है कि बड़े पैमाने पर जब व्यवसाय शुरू किया जाता है तो लाभ भी बड़े होते हैं। दूसरा, अस्थाई अस्तित्व, अनस्टेबल एग्जिस्टेंस। ये क्यों होता है ऐसा कि एक अकेला व्यक्ति उस व्यवसाय को चला रहा है, वही सारे उसमें जो प्रबंधन है वो उसको देखेगा कि चीजों का क्रय विक्रय, सेल परचेज, उत्पादन किस तरह से, एडवर्टाइजमेंट किस तरह से, कितने लोग रखने हैं, उन सबको मैनेज करना, किसको कितना धन देना है, किससे क्या लेना है, अगर वो सारी चीजें वो खुद ही देख रहा है, अगर वो मान लो गलती से बीमार पड़ जाए या वो व्यवसाय को देख ना पाए कुछ अरसे तक, कुछ टाइम फ्रेम तक, तो क्या होता है कि वो सारी चीजें जो हैं वो दूसरे लोगों के हाथ में चली जाती हैं, और वहां पर नियंत्रण नहीं रहता आपका व्यवसाय के ऊपर, और उस स्थिति में दूसरे लोग जो हैं वो उस व्यवसाय को, उनमें सेल्फ मोटिवेशन भी नहीं होगी। क्यों होगी? और क्या होगा कि इस तरह से वो एक अनस्टेबल एग्जिस्टेंस का क्षेत्र बन जाता है व्यवसाय, और उस सूरत में व्यवसाय को हानि उठाने का एक बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाता है। तीसरा है असीमित दायित्व, अनलिमिटेड लायबिलिटी। पहले भी इस बात की चर्चा हो चुकी है कि अगर मान लो व्यवसाय में किसी कारणवश व्यवसाय फेल हो गया, आपका जो मिशन है वो चला नहीं, जो आप सोच रहे थे कि मैं ये काम करूंगा और बहुत ज्यादा लाभ कमाऊंगा, वैसा कुछ हुआ नहीं, और टोटल लॉस जैसी स्थिति होगी, कुल हानि हो गई व्यवसायी को, तो ऐसे में वो व्यवसाय जिंदा कैसे रहेगा? अब दिक्कत ये होती है कि उसकी सारा घर बार प्रॉपर्टी वो भी बिक गई, तब भी जो हानि है वो भरपाई नहीं हो रही है। इसलिए ये सबसे बड़ी लिमिटेशन है, सीमा है एकल स्वामित्व की, कि उस सूरत में, उस दशा में वो व्यवसायी दिवालिया हो जाता है। चौथी और आखिरी बात, असंतुलित प्रबंध, अनबैलेंस्ड मैनेजमेंट। देखिए यहां पर प्रबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि एक टीम वर्क है, और यहां पर प्रबंधन में बहुत सारी बातों का ध्यान रखा जाता है, नियोजन करना, प्लान करना, फिर संगठन खड़ा करना, तो ये तो मैनेजमेंट की बात है। अब अकेला ही आदमी है, वो खुद ही मैनेजर है, वो खुद ही संचालक है, उसके पास अलग अलग काम है,
वो खुद क्रय करेगा, खुद विक्रय करेगा, अगर उसको कोई आदमियों की जरूरत है उनको खुद अपॉइंट करेगा, और दूसरा अगर कोई वो उत्पादन कर रहा है तो मशीन माल कहाँ से आएगा, वो सारी व्यवस्थाएं उस अकेले आदमी को देखनी होती हैं। और उसके पास इतने साधन नहीं है कि वो अलग अलग डिपार्टमेंट बना के अलग अलग मैनेजर रख सके, और जो क्वालिफाइड आदमी है, जो बिल्कुल प्रशिक्षित आदमी है, वो उसके पास आकर अपनी सेवाएं दे सकें, क्योंकि उनको देने के लिए उस व्यक्ति के पास सैलरी नहीं है। तो लिहाजा वो खुद ही ये सारे कामों को करने में लगा हुआ है। और जब ऐसी स्थिति होती है तो ये होता है असंतुलित प्रबंधन, अनबैलेंस्ड मैनेजमेंट। और जब अनबैलेंस्ड मैनेजमेंट रहती है किसी व्यवसाय में, तो संभावनाएं ऐसी बनती हैं कि वो व्यवसाय लाभ कमाने के बजाय हानि में जाना शुरू हो जाता है। तो ये 4 सीमाएं जिनकी मैंने चर्चा की, उम्मीद है कि आपने व्यवसायिक संगठन का वो प्रारूप जिसे एकल स्वामित्व कहा जाता है उसको समझ लिया होगा और इसका आनंद लिया होगा। आप अपने अपने घरों में बने रहें, सजग रहें, सचेत रहें, और स्टे सेफ, स्टे होम। अगले वीडियो में आपसे बात करूंगा ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय की। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू।